नमस्कार प्यारे मित्रों एवं छात्रों। आज हम जानेंगे अर्थशास्त्र क्या है। बहुत सारे छात्रों को अर्थशास्त्र एक बहुत कठिन विषय वस्तु लगती है, लेकिन आज से अर्थशास्त्र एक बहुत आसान विषय हो जाएगी। तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है और इस उत्पादित वस्तुओं को मार्केट में ले जाकर वितरण किया जाता है। और मार्केट में जब वितरण हो जाता है तो ग्राहक क्या करते हैं, इस वस्तु का उपयोग या उपभोग करते हैं। तो यह सभी सम्मिलित प्रक्रिया को अर्थशास्त्र कहते हैं। ध्यान देंगे फिर से एक बात, अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन, उसका मार्केट में वितरण और ग्राहकों द्वारा उसका उपयोग या उपभोग की प्रक्रिया को ही अर्थशास्त्र कहते हैं। अब आगे चलते हैं। अगर अगर संक्षेप में हम बात करें तो सीमित संसाधनों को असीमित रूप से उपयोग करना ही अर्थशास्त्र कहलाता है। यानी सीमित संसाधन जो भी हमारे भारत के संसाधन है या किसी व्यक्ति के पास जो संसाधन रहता है, उसी संसाधन को वो अधिक से अधिक अपने उपयोग में प्रयोग करता है, वही प्रक्रिया अर्थशास्त्र कहलाता है। भारत के परिप्रेक्ष्य में वर्णन करें तो भारत के पास जो संसाधन है उसी को कुशलतम रूप से उपयोग करके अपने देश और अपने नागरिक के लिए प्रयोग करता है, उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। अब चर्चा करते हैं। शुरुआत में जब अर्थशास्त्र का कॉन्सेप्ट विचार आया था तो उसमें माना जाता था कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत मुद्रा एवं मौद्रिक गतिविधि का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत मुद्रा एवं मौद्रिक गतिविधि का अध्ययन किया जाता है। इसलिए शुरुआती दौर में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा जाता था। अब चर्चा करते हैं कि यह विचार धन अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, इसका विचार किसने दिया था। तो बात करते हैं, अर्थशास्त्र का एक बहुत बड़े विद्वान अर्थशास्त्री थे जिनका नाम एडम स्मिथ था। इन्हें अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता है। इन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी जिसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। यह पुस्तक का संक्षिप्त नाम है। इन्होंने यह पुस्तक 1776 में लिखा था और उसी पुस्तक में उन्होंने बताया था कि अर्थशास्त्र एक धन का विज्ञान है। अब बात करें तो उस पुस्तक का पूरा नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। इसी पुस्तक में सर्वप्रथम उन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान बताया। इसी कारण इन्हें अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता है। आगे इन्होंने बताया कि कोई भी राज्य या किसी भी देश को अपने औद्योगिक प्रतिष्ठानों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उन्हें अपने हिसाब से उस उद्योग के मालिक हिसाब से उद्योग को छोड़ देना चाहिए ताकि वह अधिकतम लाभ कमाने के उद्देश्य से वह काम करे। आगे एडम स्मिथ महोदय ने बताया कि किसी भी राज्य या देश को उत्पादन की गतिविधियों पर नियंत्रण नहीं रखना चाहिए। ऐसा इसलिए अगर उत्पादन की गतिविधियों पर राज्य का नियंत्रण अगर रहेगा तो वह उत्पादन प्रक्रिया में बाधा होगी और
क्योंकि सरकार के कंट्रोल होने पर उत्पादन प्रक्रिया या उद्योग ठीक से काम नहीं कर पाएंगे और राष्ट्र का विकास नहीं होगा। इसीलिए एडम स्मिथ महोदय ने औद्योगिक प्रतिष्ठानों में हस्तक्षेप का सिद्धांत दिया और बताया कि उत्पादन की गतिविधियों पर राज्य का नियंत्रण नहीं होनी चाहिए। ये जो पिक्चर जो देख रहे हैं, ये एडम स्मिथ महोदय का पिक्चर है, जिन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। अब भारत के परिदृश्य में देखें तो बता दें कि अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य को भारतीय अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। यही चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे और इन्हीं चाणक्य की कृपा से इन्हीं चाणक्य की कृपा एवं प्रेरणा से चंद्रगुप्त मौर्य महान प्रतापी सम्राट बना। अब आगे चर्चा करते हैं कि किसी भी उद्योग को लगाने के लिए कौन कौन सी वस्तुएं की जरूरत पड़ती है। किसी भी उद्योग को लगाने के लिए कौन कौन सी वस्तुओं की आवश्यकता होती है। तो किसी भी उद्योग या किसी भी कंपनी या किसी भी फैक्ट्री को लगाने के लिए पहले इंपॉर्टेंट चीज होती है पूंजी। पूंजी मोस्ट नेसेसरी चीज है। पूंजी मतलब पैसा। और पूंजी के बाद आता है जमीन। जिस जमीन पर उद्योग को बैठाना है या उद्योग को लगाना है। और उसके बाद आता है भवन। तो पूंजी, दूसरा में आता है जमीन और भवन। तीसरा में आता है उस उद्योग को बनाने के वाले मशीन, कल पुर्जे, औजार। नेक्स्ट चीज आती है आपको कच्चा माल। आगे आता है श्रमिक और उसके बाद आता है बिजली, पानी एवं अन्य वस्तु। तो इस तरह देखते हैं कि अगर किसी उद्योग को हम लगा रहे हैं, मान लीजिए कि ये इंडस्ट्री है, इसको लगाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चीज चाहिए। हमें पूंजी चाहिए। उसके बाद हमें औजार चाहिए, मशीन चाहिए, कल पुर्जे चाहिए, उसके बाद कच्चे माल चाहिए, उसके बाद श्रमिक चाहिए और पानी, बिजली आदि चाहिए। तो ये समस्त अगर सुविधा मिल जाती है तब उद्योग की स्थापना होती है और उस उद्योग में कोई वस्तु तैयार होती है। एग्जाम्पल के लिए चीनी मिल ले लीजिए। तो चीनी मिल बैठाने के लिए पहले पूंजी चाहिए, उसके बाद जमीन चाहिए, उस जमीन पर भवन चाहिए उद्योग लगाने के लिए, फिर मशीन चाहिए, कल पुर्जे चाहिए, उसके बाद कच्चा माल यानी गन्ना चाहिए, उसके बाद श्रमिक चाहिए जो उसको काम करे, इसका उस मशीन को चलने के लिए बिजली, पानी आदि चाहिए। यह सम्मिलित रूप से अगर मिल जाता है तो उस कच्चे माल गन्ना से चीनी का प्रोडक्शन होता है। अब आते हैं कि औद्योगिक इकाइयों और का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। किस उद्देश्य से उद्योग को लगाया जाता है। तो जानते हैं कि जब कोई भी उद्योग लगाया जाता है तो वहाँ पर वस्तु को पहले बनाया जाता है। वस्तु बना करके उसको मार्केट में बेचा जाता है, जहाँ मार्केट में ग्राहक यानी उपभोक्ता उस वस्तु को खरीदते हैं और खरीदने के बाद से उस जिसने सामान बनाया है उसको क्या मिलता है जी। वो सामान जब बिक्री होता है तो वह लाभ कमाता है। यानी किसी भी औद्योगिक इकाई को कोई भी औद्योगिक इकाई पहले सामान बनाता है, उसके बाद मार्केट में उपभोक्ता का बेचता है और उसके बाद वह लाभ कमाता है। तो यह सम्मिलित प्रक्रिया जो होती है औद्योगिक इकाई का उद्देश्य होते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थशास्त्र में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। तो सेवा किसे कहते हैं। मान लीजिए कि ऐसा कोई वस्तु जिसका उपयोग हम लोग करते हैं
उपयोग करते हैं और वो वस्तु उसी के पास रहता है, लेकिन हम लोग केवल उसको उपयोग कर लेते हैं या हम लोग उससे सेवा ले लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ट्रेन में सफ़र करते हैं, तो ट्रेन में हमें पटना से अगर मुंबई जाना है तो हम रेलवे में टिकट कटा लेते हैं और हमें गंतव्य तक रेल पहुंचा देती है, यानी रेल की हम लोग सेवा लेते हैं। इसके अलावा डॉक्टर के पास हम जाते हैं, डॉक्टर हमें क्या करता है, हमारा इलाज करता है, हमें क्योर करता है, यानी हमें डॉक्टर सेवा प्रदान करता है। वकील हमें एडवाइस देता है, कोई व्यक्ति केस मुकदमे में फंसता है तो वकील जो उनको सलाह देता है, यानी ये लोग सेवा प्रदान करते हैं। पुलिस क्या करती है, पुलिस विधि व्यवस्था रखती है, चोरों को पकड़ करके हमको रक्षा प्रदान करते हैं, हमें सुरक्षा प्रदान करती है, यानी ये लोग क्या करते हैं जी, सेवा प्रदान करते हैं। तो किसी भी अर्थशास्त्र के अंतर्गत वस्तुओं का उत्पादन होता है और सेवाओं का उत्पादन एवं उपभोग होता है। स्पष्ट है? अब देखिए, अर्थशास्त्र शुरुआती दौर में धन का विज्ञान कहा जाता था, लेकिन 19वीं शताब्दी के आते आते अनेक विद्वानों ने धन के विज्ञान के जगह पर अर्थशास्त्र को कल्याण के विज्ञान के रूप में परिभाषित करना शुरू कर दिया। यानी इन विद्वानों ने बताया कि अर्थशास्त्र धन के विज्ञान के अलावा लोगों को कल्याण के लिए होता है। धन का उपयोग लोगों के कल्याण के लिए होता है, न कि धन का कल्याण के लिए। इस कड़ी में प्रोफेसर मार्शल का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। एक पुस्तक लिखी थी प्रोफेसर मार्शल ने, वर्ष 1890 में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी अर्थशास्त्र का सिद्धांत। इन्होंने अर्थशास्त्र को एक नया परिभाषा दिया, नया डिफिनेशन दिया और बताया कि धन जो है मनुष्य के लिए होता है, न कि मनुष्य धन के लिए होता है। इसी सिद्धांत को अर्थशास्त्र को कल्याण के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी जो भी आर्थिक गतिविधियां होगी, जो भी उत्पादन होंगे, जो भी सेवाओं का उत्पादन होंगे, वस्तु का उत्पादन होंगे, वह केवल मनुष्य के कल्याण के लिए होते हैं। स्पष्ट है? जैसे कि हम लोग पहले चर्चा किए कि भारतीय अर्थव्यवस्था के जनक कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त थे। इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक को लिखा था। अब आगे चर्चा करते हैं। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? पहले हम लोग सीखे अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, अब जानते हैं अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो जैसे कि हम लोग अर्थशास्त्र के अंदर किसी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करते थे, उत्पादन करने का प्रक्रियाओं का अध्ययन कर रहे थे, तो इसमें उन आर्थिक गतिविधियों के अध्ययन के साथ साथ, यानी किसी वस्तु का और सेवाओं का उत्पादन, वितरण एवं उपभोग के साथ साथ उनके नियम, उनके नीतियां और उनके प्रक्रियाओं का अध्ययन करना ही अर्थव्यवस्था कहलाती है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन, उनका वितरण और उपभोग के अलावा उनके नियम, नीतियों एवं प्रक्रियाओं के सम्मिलित रूप का अध्ययन अर्थव्यवस्था कहलाती है। स्पष्ट है? जैसे आर्थिक गतिविधियां से किसी देश पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, जिसकी जानकारी अर्थव्यवस्था से होती है। मान लीजिए कि भारत एक देश है, भारत जो अपने आर्थिक क्रियाकलाप कर रही है, उससे उसके देश पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या देश की आर्थिक समृद्धि हो रही है, क्या उस देश के आर्थिक विकास हो रहा है, क्या उस देश के नागरिकों का जीवन स्तर ऊपर हो रहा है, क्या वह देश घाटा में चल रही है, क्या वह देश मुनाफा चल रही है। यह समस्त प्रक्रियाओं को अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है।
अब आगे चर्चा करते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्था के मुख्य रूप से 3 क्षेत्र होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग अर्थव्यवस्था के 5 क्षेत्र के रूप में अध्ययन करेंगे। तो पहला रहा प्राथमिक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? तो वैसे क्षेत्र जिनमें केवल प्राकृतिक संसाधन एवं कृषि से संबंधित कार्य किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र ऐसे क्षेत्र होते हैं जिसमें प्राकृतिक संसाधन का उपयोग किया जाता है और लोग कृषि और उससे संबंधित कार्य करते हैं। इस सेक्टर में काम करने वाले लोगों को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार 54.6% लोग प्राथमिक क्षेत्र से हमारे भारत देश में जुड़े हुए हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से काम शामिल होते हैं? पानी होता है, अनाज होता है, कोयला होता है, दूध होता है, मांस होता है, कृषि होता है। ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं द्वितीयक क्षेत्र के बारे में। तो द्वितीयक क्षेत्र में वैसे क्षेत्र आते हैं जब प्राकृतिक संसाधन द्वारा प्राप्त वस्तुएं जिसको मशीन द्वारा उनको रूप तैयार करके दूसरा माल बना लिया जाता है। उदाहरण के लिए प्राकृतिक संसाधनों से हमें गन्ना प्राप्त होती है और उसको मशीन में हम क्या करते हैं, उसका रूप और स्वरूप चेंज करके उसको चीनी बदल देते हैं। तो जो यह प्रक्रिया हुई वह द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत। औद्योगिक क्षेत्र को यानी औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। औद्योगिक एवं विनिर्माण क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। विनिर्माण किसे कहते हैं? मान लीजिए गेहूं से हम लोग मशीन में ले जा करके आटा बना लिए तो मशीन द्वारा आटा का निर्माण हो गया। अब उस आटा से हम लोग अगर बिस्किट बनाते हैं, पाव रोटी बनाते हैं, तो वह उसका निर्माण का पुनर्निर्माण हुआ, यानी इसको विनिर्माण कहा जाता है। यानी द्वितीय क्षेत्र में निर्माण एवं विनिर्माण का कार्य किया जाता है। अब आते हैं तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक सेक्टर। इसके अंतर्गत ऐसा क्षेत्र जहां सेवा लोगों को दी जाती है, सेवाओं का उत्पादन किया जाता है और लोगों की सेवाएं दी जाती है। एग्जाम्पल के लिए रेल, होटल, गेस्ट हाउस, बैंक आदि क्षेत्र में काम करने वाले लोग जो है तृतीय सेक्टर के अंतर्गत आते हैं और इसमें लोगों की सेवाएं दी जाती है। अब आगे चर्चा करते हैं चतुर्थ क्षेत्र। तो ऐसा क्षेत्र सेवा का ऐसा क्षेत्र जिसमें विशेष ज्ञान और कौशल की आवश्यकता होती है। सर्विस सेक्टर यानी सेवा के क्षेत्र जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है और उसका उत्पादन जो है लोग करते हैं। तो चतुर्थ क्षेत्र ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें सेवा का तो उत्पादन होता है और उसमें काम करने वाले को विशेष ज्ञान और विशेष कौशल की आवश्यकता होती है। ऐसे क्षेत्र को चतुर्थ क्षेत्र कहा जाता है। उदाहरण के लिए जो रिसर्च करते हैं, जो डाटाओं का विश्लेषण करते हैं, जो म्यूचुअल फंड का विश्लेषण करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं जी, चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। ध्यान देंगे, चतुर्थ क्षेत्र यानी इस क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति को व्हाइट कॉलर कहा जाता है। हम लोग कॉलर के बारे में आर्थिक समृद्धि चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। पंचम क्षेत्र कौन कौन होते हैं? तो वैसे क्षेत्र जिसमें विशेष कई वर्षों वर्षों की योग्यता, कई वर्षों वर्षों की विशेषज्ञता रहती है, ऐसे क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति जो है
पंचम क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। किसी बड़े बड़े प्रतिष्ठान के जो सीईओ हो गए, डायरेक्टर हो गए, एमडी हो गए, इनको पंचम क्षेत्र के अंतर्गत काउंट किया जाता है। चाहे आप फोटो में दे रखते हैं मुकेश अंबानी आदि हैं। ऐसे काम करने वाले व्यक्ति को गोल्ड कॉलर कहा जाता है। गोल्ड कॉलर जो है पंचम क्षेत्र में काम करने वाले, जिन्हें कई वर्षों तक विशेष योग्यता, विशेष अनुभव, खास स्किल, बहुत हाई क्वालिटी स्किल होती है। और एग्जाम्पल के लिए जो इसरो के वैज्ञानिक हो गए, डायरेक्टर हो गए, ये सब क्या हो गए जी, गोल्ड कॉलर हो गए। और इन लोगों का क्षेत्र जो है पंचम क्षेत्र के अंतर्गत आती है। संक्षेप में चर्चा करें तो प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत प्राकृतिक तत्व संबंधी वस्तुएं और काम करने वाले लोग आते हैं। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत मशीन द्वारा उत्पादित वस्तुएं आती है। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवा देने वाले वस्तुएं आती है। और चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत रिसर्च एवं ज्ञान आधारित कार्य जो सेवा देते हैं। और पंचम क्षेत्र के अंतर्गत विशेष योग्यता, उच्च योग्यता और वर्षों का अनुभव रखने वाले किसी संस्थान के सर्वश्रेष्ठ वरीय अधिकारी आते हैं। अब एग्जाम में पूछ सकता है कि बताइए कि इनमें से कौन से जो है किस क्षेत्र में काम करते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में काम करने वाले हो गए कृषि में काम करने वाले, पशुपालन में काम करने वाले, मत्स्य पालन करने वाले, खनन करने वाले, वानिकी करने वाले, ये सब क्या हो गया जी, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ गए वर्कर। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत बात करें तो इसमें हो गया निर्माण हो गया, विनिर्माण हो गया, बिजली हो गया, गैस हो गया, जल आपूर्ति हो गया। ये सब जो है द्वितीय क्षेत्र में काम करने वाले हो गए। अब तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या काम होती है, परिवहन हो गया, पर्यटन हो गया, बैंकिंग हो गया, संचार हो गया, स्वास्थ्य सेवा हो गया, सूचना प्रौद्योगिकी हो गया, शिक्षा हो गया, भंडारण हो गया। ये हो गया तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवा दी जाती है। चतुर्थ क्षेत्र की बात करें तो ज्ञान आधारित विश्लेषण, अनुसंधान, डाटाओं का विश्लेषण, परामर्श आदि आते हैं। पंचम क्षेत्र की बात करें तो बड़े बड़े प्रतिष्ठान के काफी कुशल, कई वर्षों से योग्यताधारी व्यक्ति आते हैं। स्पष्ट है, आगे चलते हैं। अब जानते हैं अर्थशास्त्र की कितनी शाखा होती है। तो अर्थशास्त्र के मुख्य रूप से दो शाखा होती है, एक सूक्ष्म अर्थव्यवस्था और एक होता है समष्टि अर्थव्यवस्था। सूक्ष्म अर्थव्यवस्था को माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं और समष्टि को मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो पहले हम लोग सूक्ष्म अर्थव्यवस्था के बारे में चलते हैं। तो सूक्ष्म अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक छोटा इकाई के बारे में, एक खास व्यक्ति के बारे में, एक खास व्यक्ति के दुकान के बारे में, एक खास व्यक्ति के एक फर्म, छोटा फर्म के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो सूक्ष्म अर्थव्यवस्था नाम ही सूक्ष्म है, यानी किसी सूक्ष्म इकाई का, किसी एक इकाई का, किसी एक फर्म का, किसी एक दुकान का अगर अध्ययन किया जाता है तो ऐसे अध्ययन को सूक्ष्म अर्थव्यवस्था के अंतर्गत किया जाता है। इसके तीन प्रमुख सिद्धांत होते हैं। एग्जाम में बहुत पूछता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का माइक्रो और मैक्रो अंतर ध्यान देंगे। माइक्रो लिखा हुआ है यानी सूक्ष्म अर्थव्यवस्था। तो इसके तीन सिद्धांत होते हैं। पहला होते उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत। उपभोक्ता व्यवहार यानी उपभोक्ता किस तरह व्यवहार करता है, यानी कोई व्यक्ति जब कोई वस्तु उपयोग के लिए खरीदता है तो क्या क्या करता है। उत्पादक यानी उत्पादक व्यवहार सिद्धांत, यानी किसी कंपनी के नियोजक क्या व्यवहार करता है। और मूल्य सिद्धांत। तो सूक्ष्म अर्थव्यवस्था के ये तीन प्रमुख सिद्धांत होते हैं जो आगे हम चर्चा करेंगे। तो इस सिद्धांत को ध्यान देंगे याद करने के लिए। मैक्रो इकोनॉमिक्स को कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। इसको पूछ देता है एग्जाम में
कि कीमत सिद्धांत किस अर्थव्यवस्था कहते हैं? माइक्रो अर्थव्यवस्था, मैक्रो अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था। तो लिखेंगे माइक्रो। सूक्ष्म अर्थव्यवस्था को कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है। आगे चर्चा करते हैं। उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत यानी सूक्ष्म अर्थव्यवस्था की पहली सिद्धांत। ध्यान देंगे, जब व्यक्ति, हम जानते हैं कि किसी व्यक्ति का आय निश्चित होती है, हर माह उसको निश्चित आय मिलती है, प्रति माह वो निश्चित इनकम कमाता है और वह चाहता है कि जो इनकम प्राप्त किया, वह चाहता है कि वह इस तरह खर्च करे कि उससे उसकी तमाम आवश्यकता का पूरी हो जाए। इसे ही उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत कहते हैं। स्पष्ट है? यदि किसी व्यक्ति की मासिक आय 20,000 रुपये है, तो वह अपने आय को अलग अलग आवश्यकताओं पर इस तरह खर्च करेगा जिससे कि उसको अधिकतम लाभ मिले या अधिकतम संतुष्टि मिले। इसे ही उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत कहा जाता है। आगे चर्चा करते हैं इसका दूसरा सिद्धांत, उत्पादक व्यवहार सिद्धांत। तो इसमें यह अध्ययन किया जाता है कि कोई कंपनी का मालिक, कोई कंपनी के नियोजक, जिसने उद्योग लगाया है उसको नियोजक कहा जाता है, या कोई प्रबंधक, वह चाहता है कि किस वस्तु को उत्पादन करना है और कितना और कब करना है ताकि उसको अधिकतम लाभ मिले। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कंपनी जो है, फैक्ट्री है, बिस्किट बनाती है और देख रही है कि ठंडी के दिनों में उसकी बिस्किट का उत्पादन, यानी ठंडी के दिनों में उसके बिस्किट का मांग काफ़ी अधिक हो जाता है, तो वह क्या करेगा, अगली बार से ठंडी के दिनों में अधिक बिस्किट का प्रोडक्शन करेगा। यही उत्पादक व्यवहार सिद्धांत कहा जाता है। अब चर्चा करते हैं कीमत सिद्धांत। तो कीमत सिद्धांत के अंतर्गत होता क्या है कि इसके अंतर्गत वस्तुओं का कीमत किस प्रकार निर्धारित होती है बाजार में, इसका अध्ययन किया जाता है। मान लीजिए कि कोई वस्तु बाजार में छोड़ दिया जाता है और बाजार जो है उसको कीमत को निर्धारित करती है। इसे ही कीमत सिद्धांत कहा जाता है। आप लोग ये सब नहीं करेंगे, ये आपका उत्पादक व्यवहार सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ध्यान देंगे, मैक्रो इकोनॉमिक समष्टि अर्थव्यवस्था, इसे बृहद अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। तो जब किसी बड़े भूभाग के अंतर्गत जितनी भी आर्थिक गतिविधियां होती है, जितने भी आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं, उसका समस्त अध्ययन किया जाता है, उसके समस्त क्रियाकलाप, उसके समस्त आय का अध्ययन एक साथ किया जाता है, तो इसे समष्टि अर्थव्यवस्था कहा जाता है। मान लीजिए भारत के अंतर्गत जितनी भी आर्थिक गतिविधियां होती है, जितने भी उस देश के रहने वाले नागरिकों के आय के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो यह अध्ययन समष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है। इसे आय और रोजगार का सिद्धांत भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि समष्टि अर्थव्यवस्था को इसमें कौन सा सिद्धांत कहा जाता है? इसे आय एवं रोजगार सिद्धांत भी कहते हैं। अब आगे चर्चा करते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के कई प्रकार होते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ध्यान देंगे नाम है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यानी ऐसे अर्थव्यवस्था में पूंजी की प्रधानता दी जाती है, इसमें पूंजी की प्रधानता दी जाती है और इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जितनी भी औद्योगिक इकाई होती है, उस औद्योगिक इकाई पर सरकार का नियंत्रण नहीं रहता है, बल्कि जो उस उद्योग का मालिक है, जो उस उद्योग का प्रबंधक है, उसके हाथों में रहता है और उसका मुख्य उद्देश्य होता है वैसे वस्तु को उत्पादन करना, वैसे वस्तु को प्रोडक्शन करना जिससे अधिक पूंजी और लाभ अर्जित किया जाए।
तो फिर से ध्यान देंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत औद्योगिक और प्रतिष्ठानों पर नियंत्रण सरकार की न होकर के उस उद्योग के मालिक पर रहती है, और वह मालिक उसी वस्तुओं का उत्पादन करता है जिससे उससे अधिकतम पूंजी और लाभ प्राप्त होती है। भारत में बात करें बात करें तो भारत में बात करें तो जापान में, अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। अब बात करते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो ऐसे अर्थव्यवस्था जिसमें औद्योगिक इकाई पर राज्य का नियंत्रण रहता है। ध्यान देंगे, ऐसे समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत औद्योगिक इकाई पर किसका नियंत्रण होगा जी? राज्य का, सरकार का नियंत्रण आता है। और सरकार जो है जनता के लाभ में, जनता के हित में ध्यान में करके वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती है, और उसका मूल्य भी सरकार निर्धारित करती है। यानी ऐसा अर्थव्यवस्था जिसमें जनता के हित में रह करके उद्योगों का उत्पादन किया जाता है, और उसका वस्तु या कीमत भी सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। ऐसे अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था को दो भागों में बांटा गया है। एक नंबर साम्यवादी, एक नंबर में समाजवादी अर्थव्यवस्था को दो भागों में बांटा गया है। एक साम्यवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था। ध्यान देंगे, साम्यवादी और समाजवादी में छोटा सा अंतर है। साम्यवादी में लोगों की आवश्यकता के हिसाब से उसको लाभ की सुविधा दी जाती है। लोगों को आवश्यकता के हिसाब से, मान लीजिए कि किसी घर में दो व्यक्ति हैं, तो उनके दो लोगों की आवश्यकता के हिसाब से उनको लाभ दी जाएगी। यह प्रथा वर्ष 1991 से पहले सोवियत संघ, जो अभी रूस जो है उसका विघटन होने से पहले उसका नाम सोवियत संघ था। तो यह साम्यवादी व्यवस्था 1991 से पहले सोवियत में था, और चीन में 1985 के पहले थे। अब चर्चा करते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो उसमें था कि लोगों की आवश्यकता के हिसाब से उसको लाभ और सुविधा दी जाती है। जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में जब आम जनता के, पूरे आम जनता के हित में रह करके उत्पादन किया जाता है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सिद्धांत पर काम करता है। यानी आम जनता के हित में रह करके उत्पादन किया जाता है। ऐसे अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। भारत में 1991 से पहले समाजवादी अर्थव्यवस्था की झलक देखने को मिलती है। चलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऐसा अर्थव्यवस्था, किसी देश की ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी उद्योग के साथ साथ समाजवादी उद्योग का भी मिश्रण होता है। यानी पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का मिश्रण वाले अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसका मतलब हुआ कि कुछ उद्योगों पर सरकार की नियंत्रण होती है, और निजी क्षेत्र वाले उद्योग के पास निजी व्यक्तियों का नियंत्रण होता है। यानी जब किसी देश में निजी क्षेत्र का भी अस्तित्व हो, और पूंजीवादी निजी क्षेत्र का भी अस्तित्व हो, और समाजवादी उद्योग का भी अस्तित्व हो, ऐसे मिश्रित अर्थव्यवस्था को ऐसे मिश्रित अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। अब बात करें कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक कौन थे। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक जॉन मिनार्ड कीन्स थे। अब वही कीन्स थे, ध्यान देंगे, ये वही कीन्स थे जो वर्ष 1929-30 में पूरे विश्व में आर्थिक मंदी आई थी। तो इन्होंने ही सबसे पहले अपनी सिद्धांत दिया और पूरी दुनिया को आर्थिक मंदी से बाहर निकाला। इनके इनके बारे में आगे बाद में हम लोग अध्ययन करेंगे। अब चर्चा करते हैं कि भूमिका के आधार पर वर्गीकरण।
तो जानकारी के लिए बता दें कि जिस क्षेत्र में 50% से अधिक लोग कृषि एवं प्राकृतिक संसाधन में कार्य करते हों, संलग्न रहते हों, ऐसे अर्थव्यवस्था वाले देश को कृषि प्रधान या प्राथमिक अर्थव्यवस्था कहा जाता है। 50% कैटेगरी है। 50% से अधिक लोग अगर कृषि में लगे हो, प्राकृतिक संसाधन में लगे हो, तो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है या प्राथमिक अर्थव्यवस्था है। और जिस क्षेत्र में 50% से अधिक लोग उद्योग एवं विनिर्माण में कार्यरत हो, वह औद्योगिक अर्थव्यवस्था। और जिस क्षेत्र में 50% से अधिक लोग सेवा के क्षेत्र में कार्य करते हो, वह सेवा अर्थव्यवस्था कहा जाता है। स्पष्ट है? अब आगे चर्चा करते हैं नियोजन के आधार पर अर्थव्यवस्था। तो नियोजन के आधार पर अर्थव्यवस्था के दो भाग में बांटते हैं, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, गैर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। तो वैसा देश जो प्लान बना करके अपनी योजनाओं को, अपनी आर्थिक गतिविधियों को संचालित करता है, उस देश को योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था वाला देश कहा जाता है। भारत जो है पंचवर्षीय योजना अपना करके और नीति आयोग द्वारा निर्माण करके योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था अपनाया है। रशिया में भी, रूस में भी योजनाबद्ध तरीका से प्लान काम करती है। गैर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जब किसी देश का कोई प्लान नहीं रहता, कोई प्लान विशेष पर वो काम नहीं करती है। ऐसे गैर योजनाबद्ध देश जो है काफी पिछड़े देश होते हैं। आगे चर्चा करते हैं विश्व के साथ संबंध के आधार पर वर्गीकरण। यानी भारत का संबंध अगर किसी देश के साथ व्यापार व्यवसाय कर रहा है तो वह खुली अर्थव्यवस्था है। तो जब कोई देश किसी दूसरे देशों के साथ व्यापार एवं आर्थिक गतिविधियां करता है, लेन देन करता है, तो ऐसे अर्थव्यवस्था को खुली अर्थव्यवस्था कहा जाता है। वर्तमान में लगभग सभी देश खुली अर्थव्यवस्था अपनाए हुए। बंद अर्थव्यवस्था वैसा देश जो किसी भी देश के साथ, अन्य देशों के साथ अपनी आर्थिक लेन देन या आर्थिक गतिविधि नहीं करता है। वर्तमान में उत्तरी कोरिया बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत देश है। अब आगे चर्चा करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विकास की अवस्था के आधार पर वर्गीकरण। तो हम विकास को तीन भागों में बांट सकते हैं। किसी भी देश का विकास की अवस्था को तीन भाग में बांट सकते हैं। विकसित अर्थव्यवस्था वाला देश जैसे अमेरिका, जापान आदि। विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देश जो विकसित की तरफ जा रहे हैं, भारत हुआ, ब्राजील हुआ, विकासशील अर्थव्यवस्था है। और विकसित अर्थव्यवस्था जिनकी जो काफी पिछड़े हुए जैसे चाड, नाइजीरिया आदि। तो विकसित अर्थव्यवस्था की बात करें तो इसकी डिफिनीशन में बताया गया है, जो वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक ने बताया कि जिन देशों की आर्थिक स्थिति और प्रति व्यक्ति आय काफी ऊंचा होता है, आर्थिक स्थिति और प्रति व्यक्ति आय अगर ऊंचा होता है तो वैसे देश विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश कहलाते हैं। अब आगे बताएंगे कि आय का पैमाना क्या है, कितना आय अगर किसी देश का हो तो विकसित माना जाएंगे। तो विश्व बैंक के अनुसार प्रति व्यक्ति अगर राष्ट्रीय आय 14,005 डॉलर से अधिक है तो विकसित देश है। जिस देश की सकल राष्ट्रीय आय यानी एक व्यक्ति की अगर आय 14,500 डॉलर से अगर अधिक है तो वह देश विकसित देश कहलाता है। यानी वैसे अर्थव्यवस्था वाले देश विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश कहलाते हैं, जैसे अमेरिका, जापान, ब्रिटेन। आगे आते हैं विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देश। ऐसे देश जो आर्थिक विकास उच्च स्तर को प्राप्त करने के प्रयास कर रहे हैं, जिनका धीरे धीरे
डेवलपमेंट विकसित देश की तरफ हो रहा है, विकसित अर्थव्यवस्था की तरफ हो रहा है। तो ऐसे देश की अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था कहलाती है। विश्व बैंक ने दो पैमाने बताए हैं। एक बताए हैं उच्च मध्यम आय वर्ग, यानी जिस देश की प्रति व्यक्ति आय $4,516 से लेकर के $14,005 के बीच में है, तो वह उच्च मध्यम आय वर्ग वाले देश होते हैं। जबकि जिनका आय $4,515 से $1,146 के बीच में हो, तो वह निम्न मध्यम आय वर्ग वाले होते हैं। तो इस कड़ी में भारत और ब्राजील जो है भारत और ब्राजील देश आते हैं। अब अविकसित अर्थव्यवस्था, ऐसे देश जहाँ प्रति व्यक्ति आय $1,145 से कम हो और जिनका रहन सहन जीवन स्तर काफी निम्न हो। चाड, केनिया, नरोबी, नाइजीरिया आदि जो है अविकसित अर्थव्यवस्था वाले देश है। अब कुछ महत्वपूर्ण याद करने वाली बातें हैं जो एकदम याद करेंगे। भारत में आर्थिक नियोजन या अर्थनीति का सबसे पहले प्रतिपादन एम विश्वेश्वरैया ने अपनी पुस्तक में किया था, जिसका नाम है प्लांट इकोनॉमिक और इंडिया। इसमें अर्थव्यवस्था नियोजन संबंधी जानकारी दिया था। आगे हम नियोजन में विस्तार से आर्थिक नियोजन में पंचवर्षीय योजना में पढ़ेंगे। अब एग्जाम में पूछ सकता है कि विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश कौन सा है। तो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश अमेरिका है, जबकि दूसरा चीन है और चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश भारत है। ध्यान देंगे, यहाँ लिखा हुआ है पहली बार राज अर्थव्यवस्था सिद्धांत जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने दिया था। राज अर्थव्यवस्था सिद्धांत, तो राज अर्थव्यवस्था सिद्धांत जिसका जनक थे कार्ल मार्क्स। तो राज अर्थव्यवस्था सिद्धांत किसे कहते हैं? तो हम जानते हैं कि किसी भी देश में, किसी भी राज्य में इनके हिसाब से, कार्ल मार्क्स हिसाब से, कार्ल मार्क्स बताए हैं कि किसी भी देश में दो संप्रदाय होते हैं, एक पूंजीवादी संप्रदाय, एक सर्वहारा संप्रदाय, यानी मजदूर, कृषक, काम करने वाले। तो जो पूंजीवादी वर्ग होते हैं वह काम करने वाले को हमेशा शोषण करते हैं और शोषण करने के बाद से एक समय ऐसा आता है कि सर्वहारा वर्ग क्रांति कर देता है, विद्रोह कर देता है और अंतकाल में एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना होती है। इसी सिद्धांत को राज अर्थव्यवस्था सिद्धांत कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहली बार 1917 में रूसी क्रांति के बाद यह राज अर्थव्यवस्था सिद्धांत प्रकाश में आई थी और इसी कारण 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। आगे चर्चा करते हैं क्रय शक्ति समता यानी पीपीपी। इसके बारे में हम आगे आर्थिक समृद्धि में पढ़ेंगे। पीपी का अर्थ होता है, पी का अर्थ होता है परचेजिंग, पी का अर्थ होता है पावर और पी का अर्थ होता है पारिटी, यानी क्रय शक्ति समता, यानी परचेजिंग पावर पैरिटी मेथड। इस आधार पर देखें तो प्रथम स्थान आता है अमेरिका का, जबकि तीसरा स्थान आता है भारत का। मैंने इसमें पीपीपी क्या है? ये होता है कि किसी भी देशों का, किसी भी देश का रहन सहन दूसरे देशों से तुलना करने के लिए किया जाता है।
किसी भी देश की अर्थव्यवस्था किसी अन्य देश की अर्थव्यवस्था से तुलना करने का ही क्रय शक्ति क्षमता कहा जाता है। इस मामले में प्रथम स्थान पावरफुल अमेरिका है, जबकि भारत का तीसरा स्थान आता है। अब बात करते हैं भारत का 24-25 में जीडीपी का योगदान कितना है। तो प्राथमिक क्षेत्र से कृषि क्षेत्र से 19.7%। ध्यान देंगे, एग्जाम पूछता है जीडीपी का योगदान कितना होगा। प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र से 19.7, उद्योग के क्षेत्र में 25.3% और सेवा के क्षेत्र में यानी थर्ड सेक्टर में 55% है। आगे चर्चा करते हैं द्वैध अर्थव्यवस्था। एग्जाम पूछता है द्वैध अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। यानी ऐसे अर्थव्यवस्था जिसमें परंपरागत तथा आधुनिक दोनों तरीकों का प्रयोग किया जाता है। यानी परंपरागत में कृषि और कृषि संबंधित, और आधुनिक मतलब क्या होगा, नए नए उद्योग, नए नए टेक्नोलॉजी, इन दोनों का जब एक साथ प्रयोग किया जाता है तो इस अर्थव्यवस्था को द्वैध अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारत में द्वैध अर्थव्यवस्था का प्रचलन है। इसकी परिकल्पना, इस शब्द की परिकल्पना आर्थर क्विस ने दी थी। यानी भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रचलन है, स्पष्ट है। हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु का उत्पादन होता है तो उसके उत्पादक के 4 घटक होते हैं। उत्पादक के 4 घटक होते हैं। ध्यान देंगे, एग्जाम पूछ सकता है उत्पादक कितने घटक होते हैं। तो उत्पादक के 4 घटक होते हैं। पूंजी, पूंजी का खर्च ब्याज, भूमि का खर्च लगान, श्रमिक का खर्च मजदूरी और उद्यमी का खर्च लाभ। ये 4 उत्पादक के घटक होते हैं। यानी ब्याज, लगान, मजदूरी और लाभ। क्लियर है।